own YouTube channel. So today we are continuing with our next lecture on the series of Bharat ka Rajnitik Darshan. Today we are going to do, as you see on the screen itself, Manu, the most controversial text in the Indian history. And I will say, or not I, but the people will say, is it a legal treatise or the weapon of operation or the weapon of operation. Let me start with an इंटरेस्टिंग स्टोरी, है ना। और ये स्टोरी है आपके 1927 की। किसकी है? 1927 की। ये स्टोरी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है महाड़। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टूड कि कौन सी स्टोरी होगी। एक थाउजेंड्स ऑफ पीपल का एक क्राउड जमा होता है। मोस्टली लोअर कास्ट के जो है लोग उसमें थे, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, mostly those whom the society had labeled the untouchables. So they all gathered at the Mahad, और स्मॉल टाउन था ये, जो रिसेंटली फेमस हुआ था बिकॉज वहाँ पे एक सत्याग्रह जो है मूवमेंट हुआ विच अलाउड द दलित एक्सेस टू अ पब्लिक टैंक। अब एक ब्रिलियंटली एजुकेटेड मैन उनके सामने खड़ा होता है, जो पीएचडी करके आया होता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, है ना, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी, बैरिस्टर वो है, और अपने हाथ में एक किताब लेके वो खड़ा है और उस किताब को वो जला देता है। बुक जलती है, क्राउड बड़ा वो होता है। और यू नो उस 20th सेंचुरी के अंदर जो इंडिया की सबसे डेंजरस बुक है, जिसको आप कह सकते हो, इट बिकम्स द मोस्ट डिस्कस्ड बुक। नाउ द बुक वाज मनु स्मृति, लॉज ऑफ मनु। और जो उस किताब को जलाता है व्यक्ति, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। अंबेडकर ने ये बोला कि वी आर बर्निंग मनु स्मृति बिकॉज इट इज द सिंबल ऑफ इनजस्टिस विच हैज केप्ट अस अनटचेबल्स, स्लेव्स एंड द स्कम ऑफ हिंदू सोसाइटी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम वही बुक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मनु स्मृति, जो एक तरफ से तो हिंदू सोसाइटी को शेप करने वाला ना मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीगल टेक्स्ट है, और दूसरी तरफ इंडियाज मोस्ट ऑपरेसिव सोशल डॉक्यूमेंट एज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स क्रिटिक्स। तो मनु जो है उसको हम बड़ा ऑब्जेक्टिवली पढ़ने वाले हैं। उनके आइडियाज क्या थे, वो सिस्टम क्या था, उनका उनका लॉजिक क्या था, और फिर हम ये देखेंगे कि वाई अंबेडकर बर्न मनु स्मृति। तो नॉट फॉर योर PSIR एग्जाम, बट एक एजुकेटेड सिटीजन होने के नाते भी यू मस्ट नो दी बोथ पर्सपेक्टिव्स। आपको दोनों तरह की जो है पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक। पहली बात तो ये कि मनु था कौन? हु इज मनु? ये मनु साहब है कौन? क्या कोई लेजेंड है? क्या कोई हिस्टोरिकल फिगर है, या क्या है? इनके पीछे क्या कंट्रोवर्सी है ना? तो अगर मैं ट्रेडिशनल जवाब आपको दूं तो ये कहा जाता है कि मनु जो है वो प्रोजेनेटर है ह्यूमैनिटी के। क्या है? प्रोजेनेटर। जैसे आपने पढ़ा हो कि देयर वाज एन एडम, अब्राहिमिक ट्रेडिशन में,
तो मनु जो हैं वो आपके फर्स्ट मैन है आपके हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से। भाई मनुष्य का मतलब है ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। तो लिटरली ये है मतलब मनु की हिंदू जो है आपके डिवाइन थ्योरी के हिसाब से। तो ऐसा कहा गया कि ये एक डिवाइन, ये सेमी डिवाइन फिगर है जो लॉ सीख के आए हैं ब्रह्मा जी से, द गॉड ब्रह्मा। और फिर उसके बाद ये इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं टू द ह्यूमैनिटी। मतलब ये ह्यूमन है, ये गॉड है ब्रह्मा। अब इनको इन्हें सिखाना है तो ये डायरेक्टली तो सिखा नहीं सकते, तो उसके लिए उन्होंने मनु को क्रिएट किया, मनु को उन्होंने टीचिंग्स दी एंड देन मनु स्प्रेड इट टू द ह्यूमंस। पर अकेडमिशियंस कहते हैं कि मनुस्मृति जो है ये किसी एक सिंगल ऑथर का काम नहीं है, ये सेंचुरीज के अंदर जाके इवॉल्व हुआ है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ कंपोजिशन और रिडक्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो अकेडमिशियन मानते हैं मनुस्मृति वॉज नॉट रिटन बाय अ सिंगल ऑथर बट बाय मल्टीपल ऑथर्स। स्कॉलरली कंसेंसस जो डेटिंग के ऊपर आप देखोगे कि भाई किस समय पे ये लोग आए हैं, तो वो एग्री करते हैं 200 बिफोर बीसीई से लेकर के और 200 सीई के बीच में इस मनुस्मृति को कंपाइल किया गया है, मतलब इन अ रेंज ऑफ 400 ईयर्स। किसी एक व्यक्ति ने इसको कंपाइल नहीं किया है, 400 साल के पीरियड के अंदर रेगुलरली इसके अंदर जो है डेवलपमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ऑथर्स आए, उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें ऐड करी और फिर उसके बाद हमें मनुस्मृति देखने को मिली। तो 400 साल में कितनी सोशल कंडीशंस बदली होंगी, तो उन सभी बदली हुई सोशल कंडीशंस का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो आपको इस पर्टिकुलर किताब के टेक्स्ट पे भी देखने को मिला। देयर वाज प्रोफेसर पैट्रिक ऑलिव, है ना, पैट्रिक ऑलिवल एक प्रोफेसर है एंड स्कॉलर। ये बड़े फेमस और फॉरमोस्ट वेस्टर्न स्कॉलर हैं जो संस्कृत के ऊपर बात करते हैं। उन्होंने किताब लिखी मनूज कोड ऑफ लॉ। ऑलिवल ने कौन सी किताब लिखी है? प्रोफेसर ऑलिवल ने आपकी किताब लिखी है मनूज कोड ऑफ लॉज, ये इनकी किताब है। इस किताब में इन्होंने लिखा कि जो मनुस्मृति है ना, इट इज़ नॉट अ लीगल कोड इन मॉडर्न सेंस। मॉडर्न सेंस के हिसाब से कोई लीगल कोड नहीं है, मतलब जैसे आप कहते हो ना बीएनएस, बीएनएसएस, उस आईपीसी, सीआरपीसी, उस तरीके से कोई कोड नहीं है ये कानून का, है ना। बट रादर इट इज अ ट्रीटाइज ऑन धर्म, ये धर्म पे कोई एक लिखी गई ट्रीटाइज है, कोई किताब है। द टोटलिटी ऑफ राइट कंडक्ट एड्रेसिंग बोथ द आइडियल एंड द प्रैक्टिकल। ये क्या है? ये राइट कंडक्ट, आपको कैसे सही व्यवहार करना है, उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है, ये ट्रीटाइज लिखी गई है, जो आपके आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों पर्सपेक्टिव को डिफाइन करती है कि आइडियली एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, कैसे उसको अपना कंडक्ट करना चाहिए, तो उसका वो आइडियल सिचुएशन बताता है और फिर उन आइडियल सिचुएशंस के हिसाब से प्रैक्टिकल में आप क्या कर सकते हो वो बताता है। तो जो अब हम देखते हैं इसका जो नेचर था टेक्स्ट का, वो कैसा था, किसका? मनुस्मृति का जो टेक्स्ट का नेचर है वो कैसा है? तो ये जो है मनुस्मृति, ये एक धर्मशास्त्र है अपने आप में, ठीक है। क्या है? धर्म शास्त्र है। धर्मशास्त्र का मतलब होता है कि अ टेक्स्ट ऑन धर्म लॉ। धार्मिक जो है बातें इसमें, धर्म के ऊपर जो बातें हैं वो इसके अंदर करी गई है। इसके अंदर आपको बहुत वाइड रेंज ऑफ डिस्कशंस देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको कॉस्मोलॉजी के बारे में देखने को मिलेगा कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ।
आपको वर्ण सिस्टम और ड्यूटीज के बारे में पढ़ने को मिलेगा, आपको आश्रम सिस्टम पढ़ने को मिलेगा, आपको किंग की जो ड्यूटी है, राजधर्म क्या है वो देखने को मिलेगा, आप देखोगे दंड कैसे दिया जाता है, लॉ ऑफ पनिशमेंट क्या कहता है वो आपको देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर मैरिज, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में देखने को मिलेगा, आपको सोशल रेगुलेशंस के बारे में देखने को मिलेगा कि इंटरकास्ट रिलेशंस जो हैं उनको कैसे रेगुलेट करना है, और उसके अलावा सोसाइटी में वुमेन्स की पोजीशन क्या है वो आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं मनुस्मृति के, तो ये जो किताब है आपकी, ये 12 चैप्टर्स, मतलब 12 अध्याय, 2685 श्लोक्स, ये इसके अंदर मेंशन्ड है, एंड वर्चुअली इट कवर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ सर। अब अगर मैं इसकी अथॉरिटी की बात करूं ना, तो फॉर सेंचुरीज मनुस्मृति वॉज ट्रीटेड एज द डेफिनेटिव गाइड टू द हिंदू लॉ। ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो जब उन्होंने एंग्लो हिंदू लॉ को 18-19 सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने मनुस्मृति को जो है अपना प्राइमरी टेक्सुअल अथॉरिटी बनाया हिंदू पर्सनल लॉ के लिए। जो विलियम जॉन्स था, उसने 1794 के अंदर इसको ट्रांसलेट किया, और विलियम जॉन्स ने किताब लिखी इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। नाउ दिस इज आयरॉनिक, ब्रिटिश colonialism actually gave Manusmriti more legal authority than it had, in the diverse, complex and pre-colonial reality. नहीं अपने आप में ही है भाई, आप इसको लीगल अथॉरिटी दे रहे हो कब, और उतनी जितनी कि इसको आपके प्री कॉलोनियल रियलिटी से पहले, जब और ज्यादा डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स आपकी एक सोसाइटी थी या जो रियलिटी थी, उसमें आपने उसको इतना लीगल वैल्यू नहीं दी थी जितनी उन लोगों ने दी। अब नाउ एज वी हैव कवर्ड द इंट्रोडक्शन, अब हम डिटेल में एक एक पर्टिकुलर जो है सेक्शंस की हम लोग बात करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन, दी वर्ण सिस्टम। भाई मनु ने किस वर्ण सिस्टम की बात करी, उसको हम स्टार्ट करेंगे, और इसको हम बड़ा सिस्टमेटिकली जो है डिफाइन करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो अब हमें बात करनी थी, वी आर स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट सेक्शन, द इम्पॉर्टेंट मेजर सेक्शन, द वर्ना सिस्टम इन मनु। So the Varna system in Manu Smriti has been described in multiple ways. First, we will look at the divine origin theory. What we will see, a divine origin theory. देखो मनु की जो स्टोरी है ना वर्ना की, ये ऋग्वेद से काफी डिफरेंट है। हमने पढ़ा था ऋग्वेद में, वेद के जो ऋग्वेद था उसके पुरुष सूक्ता के अंदर ओरिजिन थ्योरी आपकी दी गई थी वर्नास की। मनु ये कहता है कि जो ब्रह्मा है ना, उन्होंने ये आपके ये बनाए हैं, क्या बोलते हैं, वर्नास, किसी कॉस्मिक बीइंग्स की बॉडी से नहीं बनाए ये, बट एक डिवाइन एक्ट से बनाए। और उसमें उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणाज मुखतो जाता, मतलब ब्राह्मण जो हैं वो आपके ब्रह्मा के फेस से आए हैं, उसके बाद क्षत्रिय उनके आर्म से आए हैं, वैश्याज उनके थाइस से आए हैं, और जो आपके शूद्राज हैं देवर फ्रॉम दी फीट, ये लोग आए हैं। तो जो डिवाइन ओरिजिन है ना, वो अपने आप में एक हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर है, कि आप देखोगे कि जो फेस है वो हाईएस्ट है और जो फीट है वो लोवेस्ट है। तो आपकी बॉडी के हिसाब से ही आपने जो है ना एक इसको वो करा है, मतलब हायरार्की की आपकी बॉडी के हिसाब से इसके हायरार्किकल ओरिजिन ऑर्डर है। अब उन्होंने कहा कि ड्यूटीज हर वर्णा को कुछ ना कुछ दी गई है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्राह्मणास को क्या ड्यूटीज दी गई।
तो उनको जो सबसे पहली ड्यूटी दी गई ऑब्वियसली दी अध्ययन की ड्यूटी, मतलब वेद पढ़ने हैं आपको, लर्निंग करनी है। उसके बाद आपको वेद पढ़ाने हैं, है ना, यू हैव टू शेयर दी नॉलेज। उसके बाद आपको सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने हैं, आपको यज्ञ परफॉर्म करने हैं, यज्ञ यज्ञ जिसको हम बोलते हैं ना, फॉर देमसेल्व्स। उसके बाद आपको याचना करना है, मतलब ऑफिशिएटिंग एट अदर्स सेक्रीफाइस। जब राजा सेक्रीफाइस करे तो आप उसको ऑफिशिएट करो, है ना। उसके बाद दान, गिफ्ट करने हैं आपको, गिफ्ट देने हैं, दान देना है आपको, ब्राह्मण को दान देना है, समझ रहे हो। ब्राह्मण को एक्सेप्ट करना है गिफ्ट को भी, ब्राह्मण दान भी देगा, ब्राह्मण दान लेगा भी। स्टेटस की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि इस हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर जो ब्राह्मण हैं देवर हाईएस्ट, इनको बोला गया भुव प्रभु, मतलब देवर द लॉर्ड ऑफ द अर्थ। इवन अ पुअर अनएजुकेटेड ब्राह्मण इज सुपीरियर टू अ वेल्थी एजुकेटेड नॉन ब्राह्मण, एंड दिस इज द मनु's explicit position. You must remember this particular thing when I have used this word, that explicit position जो है मनु ने ली है आपके, कोई इम्प्लिसिट नहीं है, इम्प्लाइड नहीं कर रहे हैं हम इसको, इट वॉज एक्सप्लिसिटली रिटन इन द मनुस्मृति कि an uneducated and unwealthy or a poor Brahmin is superior than the wealthy educated non-Brahmin person, ठीक है। पॉलिटिकल रोल इनको क्या दिया गया, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज द स्टूडेंट ऑफ द PSIR। पॉलिटिकल रोल उनको दिया गया कि ब्राह्मण जो है वो किंग्स के एडवाइजर हुआ करते थे। किंग जो है अपनी काउंसिल को, जो उसकी मतलब कोई भी उसका फंक्शन है, कोई भी उसका काम है, उसको बिना ब्राह्मण्स की काउंसिल के परफॉर्म नहीं कर सकता है। उसके अलावा जो है वो जो ब्राह्मण है, ही वॉज द बियरर ऑफ द नॉलेज एंड किंग इज द विल्डर ऑफ दंड। दंड का जो विल्ड है वो किसके पास है, किंग के पास है, बट नॉलेज का बियरर कौन है, वो ब्राह्मण है, द एडवाइजरी आर्म। तो कोर्सिव आर्म कौन हो गए, क्षत्रियास, द किंग, एंड हु इज द एडवाइजरी आर्म, तो वो हो गया आपके ये क्या नाम है, ब्राह्मण्स। टू पावर थ्योरी इसको बोलते थे हम, क्या, टू पावर थ्योरी। अब टू पावर थ्योरी मतलब भाई ये एक आर्म है, इसको आपने बोला ये कोर्सिव आर्म है, तो ये क्या करेगी, ये दंड देगी, पनिशमेंट देगी, तो ये कौन देगा, किंग देगा। फिर ये दूसरी आर्म थी, इसका काम क्या था, ये एडवाइस करेगी साहब, तो एडवाइस कौन करेगा, तो वो ब्राह्मण करेगा, क्योंकि एडवाइस करने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो ये किसके पास है, इसके पास। दंड देने के लिए, कोवर्सिवनेस के लिए क्या चाहिए आपको, पावर, वो किसके पास है, किंग के पास। और अगर आप इसको ये देखोगे ना, तो इसको आप बोलोगे स्पिरिचुअल वर्सेस टेम्पोरल अथॉरिटी। स्पिरिचुअल वर्सेस टेम्पोरल अथॉरिटी। और इसको अगर आप इमेजिन करना चाहो, या इसको आप अगर लिंक करना चाहो, तो यू कैन लिंक इट विद द मिडाइवल यूरोप, वेयर यू हैव पॉप एंड द एम्परर। जब वो दोनों के बीच में टेंशन हुआ करती थी, पॉप वर्सेस एम्परर की जब टेंशन चलती थी, देन वी विल कम टू दी सेकंड क्षत्रियास। तो क्षत्रियास की अगर मैं बात करूं तो इनका काम क्या था, तो प्रोटेक्ट करना है पीपल को, ब्राह्मण्स को, और जो है अदर्स को आपको गिफ्ट देने हैं, आपको सेक्रीफाइस परफॉर्म करने हैं, ब्राह्मण ऑफिशिएट करेगा उसको, आपको स्टडी करनी है वेदास की। उसके बाद आपको किसी भी तरह के सेंसरी प्लेजर से अटैच नहीं होना है। किंग को देखो आपने, क्षत्रियास को क्या ड्यूटी दी, यू डोंट हैव टू बी अटैच विद एनी काइंड ऑफ सेंसुअल प्लेजर। उसके बाद मिलिट्री ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, रूलिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जस्टिस आपको देना है सब। किंग इसी वर्णा से आता था, इसको पॉलिटिकल क्लास भी हम लोग बोलते थे, ठीक है। मनु ये कहता था कि क्षत्रियास मस्ट स्टडी वेदास, बट दे विल स्टडी एज डिसाइपल्स, नॉट एज टीचर। जो टीचिंग का काम है ना, इट वाज एक्सक्लूसिवली गिवन टू द ब्राह्मण्स। आप एक गुरु के पास जाओगे तो जो गुरु है वो आपको सिखाएगा वेदास, यू विल नॉट टीच वेदास। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड राम इज देयर, वो आपके वाल्मीकि जी के पास गए थे सीखने के लिए ना, तो वाल्मीकि जी वॉज द टीचर, वाल्मीकि जी वॉज अ ब्राह्मण, so he will teach Vedas, but and as a disciple Lord Ram will study the Vedas, but he will not teach Vedas। कौन, राम। सिमिलरली अब आ जाओ आप वैश्यास पे, तो वैश्यास क्या करते हैं, तो वैश्यास के जो काम है आपके वो है एनिमल हस्बेंड्री, कैटल कीपिंग,
गिफ्ट्स देना है, सेक्रीफाइस परफॉर्म करने हैं, वेद पढ़ सकते हो आप जो है ट्रेड इन कॉमर्स कर सकते हो, आप मनी लेंड कर सकते हो। वैश्यास के लिए इसको धर्म माना गया है ना, मनी लेंड करना। सो इट वाज नॉट द जॉब ऑफ द ब्राह्मण्स, इट वाज नॉट जॉब इट वाज नॉट ऑफ द जॉब ऑफ क्षत्रियास। ये प्योरली किसका जॉब है? मनी लेंड करना, वैश्यास का। पॉलिटिकल रोल इनका इतना ही था कि देवर दी दे प्रोड्यूस वेल्थ, दे विल पे टैक्सेस एंड दे सपोर्ट द स्टेट इकोनॉमिकली। अब बात करते हैं शूद्रास की। तो शूद्रास ये कहते थे, आपको इन्होंने बोला है कि यू हैव टू सर्विस टू द थ्री अपर द ट्वाइस बॉर्न वर्नास। वाई ट्वाइस बॉर्न? ऐसा कहा जाता था कि ऑन जैसे इफ यू आर अ ब्राह्मण और यू आर अ क्षत्रिय और यू आर अ वैश्य, तो इट इज नॉट योर फर्स्ट बर्थ एज ह्यूमन बीइंग, ये आपका दूसरा जन्म है ह्यूमन बीइंग के थ्रू। एक जन्म आप पहले ले चुके हैं और एक जन्म आप ये आप चल रहा है आपका ये जन्म, है ना। तो ऐसा कहा जाता है, यू आर ट्वाइस दिस टाइम, यू हैव द ट्वाइस बॉन्ड एज द ह्यूमंस। फिजिकल लेबर इनको करनी है शूद्रास को, आर्टिसन का काम ये लोग कर सकते हैं, सर्विस देने का काम ये लोग करेंगे। नाउ व्हाट शूद्रास कांट डू, सो दे कांट स्टडी द वेदास, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड फॉर देम। वैदिक सेक्रीफाइस ये लोग नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह की एडवाइजरी पोजीशन ये लोग होल्ड नहीं कर सकते हैं, और कुछ इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से इन सम इंटरप्रिटेशन दे कैन ओन देयर प्रॉपर्टी, अदरवाइज दे कांट ओन द प्रॉपर्टी आल्सो, एंड दे कांट एक्सेस द वैदिक नॉलेज इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में वैदिक नॉलेज को आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर ये कहा गया है इन मनुस्मृति कि इफ अ शूद्र इफ ही होवर ईयर्स द वैदिक रिसाइटेशन ना, तो उसके कानों को आप मॉल्टन गरम करी हुई जो लोहे की रॉड होती है उससे आप उसके कान में डाल दो उसको आप। अगर वो वेद पढ़ ले फिर रिसाइट्स दी वेदा, उसकी टंग को काट दो। अगर वो मेमोराइज कर ले तो उसकी बॉडी को कट अपार्ट कर दो, माइंड और बॉडी को। सो दीज आर सम ब्रूटल प्रिस्क्रिप्शंस एंड they are right there in the text, it is nothing like I am saying it from myself, okay। जो द्विजा का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता चुका हूं ट्वाइस बॉर्न का, है ना। अब हम आते हैं अनटचेबल्स पे, ठीक है। अभी तक तो हमने बात करी शूद्रास की, अब आ जाओ अनटचेबिलिटीज पे, जो फिफ्थ कैटेगरी थी। देखो, सिस्टमेटिकली कोई थ्योरी नहीं दी अनटचेबिलिटी की मनु ने, बट उसने क्या करा ना, उसने जो चीज डिस्क्राइब करी, उसने ये कहा कि यार जो लोग वायलेट करते हैं ना इस वर्ना के धर्म को, या फिर जो चिल्ड्रंस होते हैं मिक्स्ड यूनियंस के, जिनको वो चांडाल बोला करता था ना, इसी चांडाल्स को आपने बाद में अनटचेबल कैटेगरी के अंदर जो है चेंज किया। होता क्या था, ये लोग जो है विलेज के आउटसाइड रहते थे, और इनका ये होता था कि ये उन स्ट्रीट्स पे वॉक नहीं कर सकते हैं जहाँ पे आपकी हिंदू कास्ट जो है जिन रोड्स को यूज कर रही है, और उनको जो है मतलब बर्तन अगर आपको काम में लेने हैं ना, वेसल्स, तो आप टूटे हुए बर्तन काम में लोगे, आप प्योर बर्तन काम में नहीं लोगे, है ना, नया का नया। और आपको डेड्स के ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, यू हैव टू वेयर द क्लोथ्स ऑफ द डेड, आप नए कपड़े नहीं खरीद सकते हो, कोई मर गया उसके कपड़े आपने फेंक दिए उनको आप पहन लो। और उनके टच को कंप्लीटली पॉल्यूटिंग माना जाता था, उन्होंने अगर टच कर लिया इट मींस यू आर पॉल्यूटेड, एंड दिस इज द टेक्सुअल बेसिस ऑफ द अनटचेबिलिटी, यू नो। ये सिर्फ सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सर, इट वाज रिलीजियसली सैंक्शनड एंड स्क्रिप्चुअली इनकोडेड एक्सक्लूजन। ये आपने खाली एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा है, ये आपने रिलीजियसली इसको आपने सैंक्शन किया है, और उसके बाद में आपने इसको स्क्रिप्चुअली स्क्रिप्ट के बेसिस पे आपने इसको इनकोड किया है। सो मनु डज नॉट कॉल देम अनटचेबल्स, लेटर आपकी ये टर्मिनोलॉजी आई है, and the but this particular terminology of the discrimination has been clearly encoded in the Manu's framework, ठीक है। अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं हम लोग मनु का। देखो, तीन बड़े क्रिटिक आते हैं मनु के वर्ना सिस्टम के। क्या है क्रिटिक्स इसके? देखो, पहला क्रिटिक तो आपका ये करा गया कि ये हेरिडिटरी था, मेरिटोक्रेटिक नहीं था। सबसे बड़ा तो इसका आपके ये क्रिटिक जो है, क्रिटिक वो यही है। मनु ने बड़ा एक्सप्लिसिटली ये बोला
कि आपके वरना जो है इट इज बाय बर्थ एंड नॉट बाय एनी क्वालिफिकेशन. सो अ ब्राह्मण सन इज ब्राह्मण रिगार्डलेस ऑफ हिज नॉलेज इन कैरेक्टर. A Shudra son is Shudra regardless of his brilliance. So this is different from what some Hindu apologists claim. कि वो ये कहते थे कि यार ओरिजिनली जो है ना वर्ना वॉज बाय क्वालिटी बाय गुण और द एक्शन एंड नॉट बाय द बर्थ. लुक दिस मे बी ट्रू फॉर द वैदिक पीरियड बट इन मनु इट इज एक्सप्लिसिटली हेरिडिटरी. ओके. उसके बाद में इसके अंदर क्या है आपके सोशल जो आपका इनजस्टिस है तो it was ingraded, a graded injustice. It involves graded injustice. सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं है ये इनजस्टिस है. देखो वर्नास जो है दे आर नॉट जस्ट डिफरेंट, दे आर हायरार्किकल. And the hierarchy involves discrimination in law itself. सेम क्राइम है डिफरेंट पनिशमेंट है वरना के हिसाब से. तो दिस इज द मोस्ट डैमिंग पार्ट. मनु ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक ब्राह्मण है अगर वो क्षत्रिय को इंसल्ट करता है तो अब मान लीजिए आपने ब्राह्मण ने क्षत्रिय को क्रिटिसाइज किया या उसको उसने गला इंसल्ट किया तो मान लीजिए आपने एक्स अमाउंट ऑफ फाइन ले लिया उससे, है ना. एक क्षत्रिय अगर ब्राह्मण को करता है तो 10x फाइन लोगे. अगर एक शूद्र है वो क्षत्रिय को ब्राह्मण को वैश्या को किसी को भी क्रिटिसाइज करता है तो ये तो फालतू चीजें हैं कि बोले 10x ना, हार्श फिजिकल पनिशमेंट होगी. तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जस्टिस आपने क्रिएट कर दिया. इनजस्टिस, सॉरी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनजस्टिस. और उसके बाद में तीसरा जो क्रिटिक है इसका सबसे बड़ा वो ये है कि इट डिनाइज वुमेन्स ह्यूमैनिटी. ये वुमेन्स की जो ह्यूमैनिटी है उसको बड़ा डिग्रेड करके रखता है, अलाउ ही नहीं करता ये. देखो अक्रॉस वर्ना चाहे वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो शूद्र हो वैश्य कुछ भी हो अक्रॉस दी वर्नाज इनका सबऑर्डिनेट स्टेटस ही था. इसको हम अभी वुमेन सेक्शन में और डिटेल में कवर करेंगे. बट कुछ रिस्पेक्ट्स में आई कैन से कि वुमेन्स की जो कंडीशन थी मनुस्मृति में इट वाज वर्स देन द शूद्रास कंडीशन irrespective of their varna. Christophe Jeffrellet, one of the finest and the brilliant scholars we had, the Christophe Jeffrellet. अब क्रिस्टोफर जेफ्रेलेट ये कहते थे, सॉरी कहते हैं, ये इनकी किताब है, इसका नाम ध्यान रखना रहेगा, इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन. आई थिंक नेट एग्जाम ये किताब पूछी जा चुकी है. दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ. Yes, this particular book has been already asked in UGC नेट के एग्जाम में. तो इंडियाज साइलेंट रिवॉल्यूशन में क्रिस्टोफर जेफ्रेलेट ने साफ साफ लिखा कि यार जो मनुस्मृति है ना इट रिप्रेजेंट द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ सोशल ऑर्डर एंड दैट वाज यूज्ड फॉर सेंचुरीज टू डिनाई द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड द बेसिक डिग्निटी टू द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन को आपने जो है डिनाई कर दिया, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इवन बेसिक डिग्निटी आप डिनाई करके चले हो साहब, एंड दैट फॉर सेंचुरीज. अब आते हैं आश्रम पे. हमें पता ही है 4 आश्रम, स्टेजेस ऑफ लाइफ जिसकी हम बात कर रहे हैं, कल हम करके आए चतुराश्रम. अब मनु का जो सिस्टम था ना ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन लाइफ, तो वो देखो उसने टेम्पोरली, तो मतलब अगर मैं बात करूं अक्रॉस टाइम, तो वो उसने किया इस 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ में. और अगर आप बात करोगे सोशली अक्रॉस ग्रुप, तो वो उसने किया वर्ना के बेसिस पे. तो टेम्पोरल बेसिस पे उसने किया आपके आश्रम में, और सोशल या ग्रुप बेसिस पे उसने किया आपके वर्ना सिस्टम में. सबसे पहला जो फेज आता है आश्रम का वो होता है ब्रह्मचर्य.
अब ब्रह्मचार्य क्या है, स्टूडेंट एज है। अब ये आपके 7-8 साल से लेके 25 साल की एज तक चलती है। उपनयन संस्कार इसमें होगा, वो जो जनेऊ वनेऊ आप लोग पहनते हैं वो सब। अब ये सिर्फ ध्वजा के लिए थी, मतलब जो 2 बार बॉर्न हो चुके, ट्वाइस बॉर्न्स के लिए, मतलब इट इज नॉट फॉर शूद्रास। उसके बाद एक गुरु के अंडर स्टडी करेंगे, सेलिबेसी मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन, लर्निंग एंड सर्विस टू द गुरु, ये सब ड्यूटीज ये परफॉर्म करेंगे। इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई फैमिली लाइफ नहीं होगी इन लोगों की। उसके बाद ये निकल के आ जाएंगे गृहस्थ आश्रम में, इसमें आ जाएंगे गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम जो है आपका, ये मान लीजिए आपका चलेगा 25 से 50 साल तक या 60 साल तक। इसमें ये क्या करेंगे, ये मैरिज, अपनी मैरिज परफॉर्म करेंगे, फैमिली बनाएंगे, चिल्ड्रंस पैदा करेंगे, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ सोशल ड्यूटीज़ भी निभाएंगे कि जैसे गेस्ट को बुलाना है, पुअर्स को खाना खिलाना है, अपने पेरेंट्स का केयर करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम था मनु के लिए, बिकॉज उसने कहा कि यार ये है ना अदर्स को सस्टेन करके चलता है। अगर आपका गृहस्थ आश्रम स्ट्रांग है ना, तो आपके बाकी तीनों के आश्रम, जो बाकी तीनों आश्रम हैं, वो बड़े आराम से कटेंगे। एंड यू नो दिस इज वेयर द अर्थ एंड काम वर लेजिटिमेटली परस्यूड। यहां पे आप अर्थ और काम को लेजिटिमेटली जो है परस्यू कर सकते थे। अब उसके बाद आपका आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में ये आपका 60 to 75 एज में मान लो आप, है ना। इसमें ये कहते हैं कि ग्रेजुअल जो है आप विड्रॉल करेंगे अपनी वर्ल्डली लाइफ से, धीरे धीरे आप अपनी जो है पोजीशन है उसको छोड़ेंगे। आपके बच्चे जो है चिल्ड्रंस वर रेज्ड, ग्रैंड चिल्ड्रन आपके हो चुके हैं, तो इट्स अ टाइम टू स्टेप बैक। यू हैव टू मूव टू फॉरेस्ट, मतलब सिंबॉलिक विड्रॉल था कि अब आप ये मान लो कि यार अब आप फॉरेस्ट में चले गए हो, आप अब अपना जो घर गृहस्थी है उसको धीरे धीरे छोड़ दो, त्याग दो आप उसको। आप प्रेयर ज्यादा करोगे, मेडिटेशन ज्यादा करोगे, अपना सोशल रोल है उसको आप धीरे धीरे कम करोगे, एंड यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर रिनंसिएशन। Look, the major problem that we see, although it is Indian society का topic, but I will give you an insight into that. You will think on yourself कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अगर आप लोग देखते होंगे कभी, बिटवीन दी टू जनरेशन्स, मतलब कि मान लीजिए जो इस समय पे माँ बाप हैं जो अभी 50 से 60 साल के बीच के हैं, है ना, और उनके जो बच्चे हैं वो मतलब अभी 20 साल 25 साल के होंगे। यू विल सी इन लोगों के बीच में ना, मतलब आज हम एक सुनते हैं माँ बाप और बेटे के बीच में बिल्कुल बनती नहीं है ना, मतलब यू विल समटाइम सी कि यार बच्चा बाप की बात नहीं मान रहा है, या फिर बहुत उन दोनों के बीच में बड़ी टेंशन्स रहती हैं। एंड इट वाज इंडियन सोसाइटी, अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ये बड़ा प्रोमिनेंट इशू मिलेगा, ये है ना। ये हमारा एक मतलब बहुत बड़ा ऑन नेशनल लेवल पे ये एक चैलेंज है हमारे लिए, इसको हम कैसे कंटेन करें। तो उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है ना सर, जो उस चीज के पीछे कारण है कि भाई जब आप गृहस्थ आश्रम में थे पिताजी, उनको ये बोला गया था कि यार आप वनप्रस्थ आते आते अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो, अब आपने अपना काम कर लिया है, अब आप अपना ये सब चीजें छोड़ो और आप दूसरी तरफ मूव करो। लेकिन आजकल समस्या ये है कि 90-90 साल के डोकरे हो गए, लेकिन वो बैठे हैं छाती ठोक के कि नहीं भाई मैं ही चलाऊंगा साहब। समझ रहे हो बात को, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अब जब तक यार तुम नहीं छोड़ोगे तो फिर दूसरा कैसे आएगा भाई। प्राइम मिनिस्टर, मेरे हिसाब से जो ये रूल है कि आप 2 बार प्राइम प्रेसिडेंट बन सकते हो यूएस में, बड़ा अच्छा रूल है। रीजन बीइंग कि यार अगर मान लीजिए आप, ठीक है आप बहुत पॉपुलर लीडर होंगे, पर अगर आप बैठे रहोगे तो फिर दूसरे आदमी को मौका कैसे मिलेगा। तो आप देश के साथ गलत कर रहे हो ये चीज, मेरे मेरे हिसाब से तो एक समय के बाद आपको पावर छोड़नी चाहिए ताकि नए लोग पावर में आ सकें, उससे बड़े पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलो हम तो हमारे टॉपिक पे आते हैं। वानप्रस्थ के बाद आप आते हैं संन्यास आश्रम पे। इसका मतलब है आप कंप्लीट विड्रॉल ले लेंगे अपनी जो है वर्ल्डली लाइफ से। आप एक वॉन्डरर एस्थेटिक हो जाएंगे, मतलब घूमने फिरने वाले, घुमंतु हो जाओ आप। कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई चैरिटी नहीं, सिर्फ मोक्ष चाहिए।
कटोरा ले लो, भगवा पहन लो और निकल पड़ो। इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है क्या आश्रम सिस्टम का? पहला तो ये है कि ये लाइफ स्टेज फ्रेमवर्क देता है। मतलब देखो, डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, उनकी डिफरेंट ऑब्लिगेशंस होती है। यंग स्टूडेंट का धर्म और एक हाउस होल्ड का धर्म या फिर एक ओल्ड मैन का धर्म, तीनों अलग अलग होते हैं। तो इसने क्लियरली उनका धर्म समझा दिया है। सोशल स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। सबको अपनी अपने स्टेज के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज, अपनी अप्रोप्रिएट ड्यूटीज पता है कि मुझे क्या करना है। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये सिर्फ ध्वजा के लिए था, ट्वाइस बॉन्ड्स के लिए। शूद्रास को आपने एक्सक्लूड करके रखा है। वुमेन्स का तो रियली इस तरीके से कोई आश्रम था ही नहीं इस सेंस में। उनका आश्रम ही एसेंशियली एक ही था, गृहस्थ आश्रम। उनका जो पूरा धर्म था ना, वो इसी बेस पे डिफाइन किया गया कि साहब उनका जो ड्यूटी है, उनकी जो रिलेशनशिप है, वो एक आदमी के साथ कैसी है, एज अ डॉटर, देन एज अ वाइफ, देन एज अ मदर एंड देन एज अ विडो। बस उसकी पूरी लाइफ को आपने किससे अटैच कर दिया? एक आदमी से अटैच कर दिया। अंबेडकर साहब ये कहते थे कि आश्रम सिस्टम एंड अलॉन्ग विद द वर्ना सिस्टम, ये एक इंटरलॉकिंग प्रिजन क्रिएट करता है। क्या करता है? इंटरलॉकिंग प्रिजन। ये क्रिटिक कौन कर रहा है? अंबेडकर। लुक, यू कांट एस्केप योर वरना। आप अपना वरना नहीं एस्केप कर सकते। एंड योर लाइफ स्टाइल जो है, लाइफ स्टेज, इट वॉज डिफाइंड बाई योर वरना पोजिशन। भाई वरना पोजिशन के हिसाब से डिफाइन करिए। भाई ये सब कौन कर सकता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। सो रिफॉर्म विद इन द सिस्टम इज इम्पॉसिबल, बिकॉज द सिस्टम ही टोटल अपने आप में करप्ट है ना। ये हमारा सिस्टम है। इसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। इस एग्जीक्यूटिव को ये कंट्रोल करता है, इस एग्जीक्यूटिव को ये कंट्रोल करता है ना। ये एग्जीक्यूटिव कुछ ना कुछ हद तक इसको कंट्रोल करके चलता है। इसको करना तो बड़ा मुश्किल ही है। अब मान लो अगर ये तीनों ही करप्ट हो जाए तो फिर इस सिस्टम का क्या होगा? क्या चेंज कर लोगे इस सिस्टम में तुम? भाई आज आपको पता है कोई ऑनेस्ट यहाँ बैठा है, कोई ऑनेस्ट आदमी इधर बैठा है, कोई ऑनेस्ट आदमी इधर बैठा है, तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस सिस्टम में छोटा मोटा कर देता है। अगर जो पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो फिर कुछ नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ की तरफ मूव करेंगे, संन्यास लेंगे और क्या करेंगे। बस यही है हमारे पास बचा। राजधर्म की बात करते हैं हम, है ना। ये पॉलिटिकल हार्ट है मनुस्मृति का, राजधर्म। आपने यहां पर दी साहब डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। क्या दिया आपने? डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। जो मनु की जो स्टेट ओरिजिन की थ्योरी है ना, वो थीस्टिक है। कैसी है? थीस्टिक है। उसने ये कहा कि जो आपका स्टेट ओरिजिन हुआ है ना, ये 8 डिवाइन गार्जियंस, गॉड ने कुछ पार्टिकल्स ड्यू करे और फिर वो किंग बनाया। और उसको संभालने के लिए आपके उन्होंने क्या किया? 8 डिवाइन गार्जियंस बनाए। इंद्र, अनिल, यम, अर्क, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर। किंग जो था इन इन पार्टिकल से मिलके बनाया गया, इन डिवाइन पार्टिकल से। उसको ना इलेक्ट किया गया है, ना कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वो डिवाइनली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। सो ये आपके जो यूरोप में जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग थ्योरी चलती थी, उस पर चलती थी। बट एक बड़ा इसमें ना डिफरेंस है। देखो, मनु के अंदर किंग की कुछ ड्यूटीज हैं और जो डिविनिटी है वो कंडीशनल है, कि अगर किंग राजधर्म वायलेट करता है ना, तो फिर वो डिवाइन सैंक्शन लूज कर देता है।
बट अगर आप इसको यूरोप की डिवाइन राइट थ्योरी से कंपेयर करोगे ना, तो आप ये देखोगे कि किंग्स की जो किंग की अथॉरिटी है, द किंग्स अथॉरिटी, इट वाज अनकंडीशनल। किसी तरह का उसके ऊपर आपने कोई रोकथाम लगाई नहीं रखी है। यहाँ तो आपने कंडीशंस तो पुट ऑन करी है कि भाई गलत करेगा, राज धर्म के अगेंस्ट जाएगा, तो भाई फिर यू लूज दी सैंक्शन, ये जो डिविनिटी का है। बट यूरोप में ऐसा नहीं था, तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, ध्यान रखो। उसके बाद में अगर ये देखोगे ना, आप एक और चीज देखो, जो मनु थे, ही एक्नॉलेजेस कि दैट एंशिएंट किंग्स वर इलेक्टेड बिकॉज ऑफ मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय की वजह से आप उनको इलेक्ट करते थे। पीपल क्या करते थे, दे वॉलेंटरली सबमिटेड टू अ किंग इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन। भाई तो हमें प्रोटेक्शन दे दे और हम अपने राइट्स दे देते हैं। इसको आप बोलते थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन मनु। सॉरी, ये था आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट मत्स्य न्याय का। बट मनु वाले में आपने क्या करा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, भाई किंग आपको प्रोटेक्ट करेगा और आप क्या करोगे, टैक्स पे करोगे। अब प्रोटेक्शन की बात करें तो किंग की प्राइमरी ड्यूटी है ये, द किंग वुड स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट दिस पीपल। प्रोटेक्शन कैसे करोगे, भाई पहले तो मिलिट्री डिफेंस, भाई बॉर्डर, एक्सटर्नल थ्रेट, इन सबसे। इंटरनल ऑर्डर, प्रिवेंट करोगे क्राइम को। वीक का स्ट्रॉन्ग से प्रोटेक्ट करोगे, मतलब मत्स्य न्याय नहीं होने दोगे। विडोज को प्रोटेक्ट करोगे, ऑर्फेंस को प्रोटेक्ट करोगे, वल्नरेबल को प्रोटेक्ट करोगे। उसके बाद डेली आप जुडिशियल वर्क करोगे, मतलब धर्म स्थीय कोर्ट्स आप चलाओगे। देवर रेगुलर एंड आपकी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट हुआ करती थी। किंग जो है वो पर्सनल इन केसेस को सुनेगा, किसी और जज को डेलीगेट नहीं करेगा। एविडेंसेस रिक्वायर्ड होते थे उस समय पे भी, आप विटनेस लाओगे, ऑर्डियल्स लाओगे, सरकमस्टांशियल एविडेंसेस भी आप प्रेजेंट करोगे साहब कुछ केसेस में तो। एंड द पनिशमेंट मस्ट फॉलो एन कन्विक्शन। लेकिन मनु का यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट भी है, वो ये है, उसने कहा लेट हिम रिस्ट्रेन दोज ऑफ द सेम काइंड बाय एप्रोप्रिएट पनिशमेंट, बट पनिशमेंट वेरीज बाय वर्ना। मनु का जस्टिस इक्वल जस्टिस नहीं था। देखो एक ब्राह्मण था, उसने एडल्ट्री कमिट करी विथ शूद्र वुमेन। क्या करा, ब्राह्मण मैन है, ही कमिटेड एन अडल्ट्री विथ शूद्र की वुमेन। या फिर एक वर्ष, एक इसमें एक और लो, एक शूद्र मैन है, वो कमिट करता है एडल्ट्री विद अ ब्राह्मण वुमेन। अब इसकी सजा सुनो आप, इस ब्राह्मण मैन की, आप इसके हेयर शेव कर दोगे, इसको आप मतलब इसके बाल काट दो, बाल उड़ा दोगे पूरे, है ना। उसके अलावा आप उसको एक्सपेल्ड कर दोगे, उसकी कास्ट से, उसके धर्म से उसको आप एक्सपेल एक्सपेल कर दोगे, उसके वर्ण से बाहर निकाल दोगे आप उसको, है ना। कोई फिजिकल पनिशमेंट दिया आपने उसको, भाई आपने उसके बाल हटाए और उसको बाहर कर दिया आपने समाज से, है ना। लेकिन शूद्र को आप क्या करोगे पता है, डेथ पेनल्टी है साहब। अब बताओ, सेम एक्ट है बट वाइल्डली डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। वाई, बर्थ बेस, कि तू शूद्र है, तू ब्राह्मण है। एंड दिस इज व्हाट अंबेडकर मेंट व्हेन ही सेड कि यार मनुज जस्टिस इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनजस्टिस। क्या है अंबेडकर का क्रिटिक, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। इनजस्टिस, याद रखो इसको, डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे। एक एक मिनट का हम ब्रेक लेना है, सिर्फ एक मिनट का ब्रेक, पानी वानी पी लो, देन वी विल स्टार्ट विद द टैक्सेशन।
तो आई होप सो पानी वानी पी के रेडी होंगे फिर से आप। तो हमने देखा था कि जो आपके राजधर्म था और जो उसमें जो सजा का प्रावधान था, जो इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे थे इसके अंदर, अम्बेडकर हैज कॉल्ड इट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जस्टिस। अब हमें बात करनी थी टैक्सेशन की, है ना। टैक्सेशन की हमें बात करनी है मनु की। तो टैक्सेशन वाज जस्ट, इन्होंने भी वही रखा था 1/6 या फिर 1/8 ऑफ द प्रोड्यूस। इससे ज़्यादा आप नहीं लोगे, मतलब रफली 12 से 16% के बीच में आप टैक्स लो, आपको लेना है प्रोड्यूस का। And for this he gives a beautiful, metaphor. And what does Manu says? Yeah, just as the bee collects the honey gradually from flowers without harming them, so should the king tax. जैसे एक मक्खी, है ना, अपने उसमें से मधुमक्खी शहद को निकालती है ना प्लांट्स में से, धीरे धीरे कलेक्ट करती है, वो फ्लावर को हर्ट नहीं करती है, धीरे धीरे थोड़ा 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 उसके अंदर से शहद निकालती रहती है, तो उससे फ्लावर को भी फर्क नहीं पड़ता है और उसका भी अपना जो है हनी कलेक्ट होता रहता है। तो उसी तरीके से किंग को भी टैक्स लेना चाहिए, कि धीरे धीरे बहुत नॉमिनल सा टैक्स लेता रहे, जिससे उनको भी फर्क नहीं पड़े, देने वालों को भी, और किंग का भी अपना काम चलता रहे। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि टैक्स शुड नॉट हार्म दी सोर्स, है ना। और टैक्स में कुछ एग्जेम्पशंस उन्होंने दे रखे थे। अ, ये कहा गया कि जो ब्राह्मण है वो टैक्स नहीं देंगे। उसके अलावा अगर कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है तो वो भी टैक्स देने के लिए एलिजिबल नहीं है। और कैलेमिटी के टाइम पे या तो आप टैक्स वेव करोगे या फिर आप टैक्स रिड्यूस कर दोगे। अब जो टैक्स आपने कलेक्ट किया तो उसके ऊपर ये कहा गया कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्लिगेशन डाली गई किंग के ऊपर। किंग को कहा गया कि जो टैक्स रेवेन्यू है ना, यू मस्ट स्पेंड इट ऑन द रोड्स, वेल्स, रेस्ट हाउस एंड इरिगेशन। टैक्स मतलब इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक गुड, ये उसमें लिखा गया है। टैक्स का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक गुड्स। ये जो फ्री बी कल्चर आजकल चल रहा है ना आपके, और जो लोग विरोध करते हैं मनु का, उनसे कहो कि ठीक है मनु की वो बात गलत है, पर ये टैक्स के बारे में जो कह रहे हैं क्या वो सही नहीं है? आज जो हम टैक्स पे करते हैं और जब आप फ्री बीज बांट देते हो, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, ये फ्री वो फ्री, तो क्या कर रहे हो फिर आप उस चीज से? वो आप हमारे टैक्स के पैसों को ही तो, भाई, टैक्स शुड बी फॉर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक गुड्स फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी, पर आप फ्री भी कल्चर चला रहे हो। तो दिस इज नो, हियर यू विल नॉट say कि how great Manu is or how far sighted Manu is. You must learn that how, sophisticated fiscal policy in that ancient time the Manu has given to us. चलो कंसल्टेशन की बात करते हैं। तो मनु ये कहता था कि एक मंत्री परिषद भी होना चाहिए आपके। क्या, सॉरी, क्या होना चाहिए? एक मंत्री परिषद होना चाहिए, जिसको आप क्या बोलते हो, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये रिक्वायर्ड थी। मनो प्रेस्क्राइब्स की किंग जो है ना उसके पास 7 से 8 मिनिस्टर होने ही चाहिए। क्या होने चाहिए? 7 to 8 मिनिस्टर्स होने ही चाहिए। एंड दे शुड बी टेस्टेड फॉर देयर लॉयलिटी एंड दे मस्ट बी ऑफ द डिफरेंट वर्ना बैकग्राउंड आइडियली। वो ये भी कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं आपके अलग अलग वर्ना सिस्टम से होने चाहिए। और जो कंसल्टेशन है, जो मीटिंग है, वो डेली होनी चाहिए। बट प्राइमरी एडवाइजर कौन होने चाहिए? ब्राह्मण्स। अदर वर्नास के जो मिनिस्टर्स हैं ना वो फंक्शनल एरियाज के अंदर आपके मिनिस्टर हों तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ओवरऑल पॉलिसी है इट मस्ट बी गाइडेड बाय द ब्राह्मण्स। फॉर एग्जांपल ये आपके COM बैठती है, एक डिफेंस मिनिस्टर है, एक मान लीजिए आपके इसको आप ट्रीट करो सेक्रेटरी वर्जन से, ठीक है।
ये आपके होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये आपके मान लीजिए पावर सेक्रेटरी है, ये आपके कम्युनिकेशन के सेक्रेटरी हैं, ये आपके और किसी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्रेटरीज हैं आईएएस ऑफिस, बट एक आपके पास है कैबिनेट सेक्रेटरी जो इन सबको कंट्रोल करके चलता है। इट डजेंट मैटर आप होम पॉलिसी बनाए, आप एक्सटर्नल की बनाए, आप किसी की बनाए, आप इसको जरूर पूछें कैबिनेट सेक्रेटरी को। ठीक है। अब आते हैं मनु की थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे, दंड पे, है ना। मनु दंड के बारे में क्या कहता है, देखो। ये मतलब इट वाज द मोस्ट फेमस एंड फिलोसॉफिकली इंटरेस्टिंग थ्योरी ऑफ द मनु, दैट इज द दंड दंड थ्योरी। ठीक है। अब इसमें जो है ये कहता है कि दंड अलोन इज व्हाट होल्ड्स द पीपल टुगेदर। क्या कह रहा है मनु? दंड अलोन इज व्हाट होल्ड्स द पीपल टुगेदर। दंड अलोन इज द रूलर। ये एक और कोट है मनु का। और फिर उन्होंने कहा कि देयरफॉर द नोअर ऑफ दंड disciplines and uses done with wisdom and not in frenzy. दंड अलोन इज व्हाट होल्ड्स द पीपल टुगेदर। ये दंड है जो लोगों को साथ लेके चलता है। ये दंड है जो अपने आप में एक अकेला रूलर है। एंड देयर फॉर द नोअर ऑफ दंड, जो नोअर है उस दंड का, वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। और वो दंड को जो है विजडम के साथ यूज करे, ना कि फ्रिंजी, अपने हिसाब से यूज नहीं करे उसको। इट मस्ट यूज इट विद द विजडम। देर आर 5 फंक्शंस ऑफ दंड। मनु ने कहा कि 5 फंक्शंस है दंड के। क्या है? 5 फंक्शंस हैं। 5 फंक्शंस क्या क्या है? पहला है धर्म का रक्षा करना है आपको, धर्म प्रोटेक्शन। देन अर्थ की रक्षा करनी है, काम की रक्षा करनी है। उसके बाद आपको मोक्ष की रक्षा करनी है। और एक आपको करनी है साहब प्रजा की रक्षा। किसकी? प्रजा की रक्षा। धर्म रक्षा कैसे करोगे? राइट ऑर्डर मेंटेन करके। अर्थ की रक्षा, भाई थेफ्ट फ्रॉड ये सब आप प्रिवेंट कर लो। काम की रक्षा, लेजिटिमेट डिजायर्स, मतलब जो आपके सेक्सुअल वायलेंसेस हैं उनसे आप प्रिवेंट करो लोगों को। यू मस्ट प्रिवेंट देम फ्रॉम द सेक्सुअल वायलेंसेस। मोक्ष रक्षा की बात करूं तो यू मस्ट प्रिवेंट द डिसरप्शन ऑफ द एसेटिक्स, है ना। भाई आप क्या करोगे? स्पिरिचुअल परस्यूट्स को प्रोटेक्ट करोगे लोगों के। और प्रजा रक्षा में आप पीपल्स को ही प्रोटेक्ट करना है ना आपको, लोगों को। मतलब यू हैव टू मेंटेन द ऑर्डर। सो विदाउट दंड क्या होगा? मत्स्य न्याय होगा। बिग फिश ईट्स स्मॉल फिश, एंड वी आर बैक टू द फाउंडेशनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम। So it is because of the fear of dand that the entire world will enjoy the happiness. So happiness किस लिए है? Because दंड है। तो दंड है तो क्या है? हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस नहीं होगी, दंड नहीं होगा तो क्या होगा? कियोस्क। कियोस्क होगा तो मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय होगा तो फिर से वही आप उसी फाउंडेशनल प्रॉब्लम में फंस गए ना। लेकिन मनु के दंड के साथ कुछ समस्याएं थी। क्या प्रॉब्लम्स थी इसकी? पहला तो ये था कि वर्ना डिफरेंशिएटेड आपके पनिशमेंट्स हैं। अलग अलग वर्ण की अलग अलग समस्याएं हैं, सॉरी पनिशमेंट्स हैं। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ये देखो, ये वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, कहाँ गया वो ब्राह्मण वाला? ये इधर आपने इसको कुछ नहीं किया, बाल इसका हेड शेव करा और आपने इसको बाहर निकाल दिया, बट यहाँ तो आपने सीधी डेथ पेनल्टी दे दी इसको, शूद्र मैन को तो। ठीक है। इसमें एक चीज थी, वरना डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड जो पनिशमेंट जो थी,
कि द हायर योर वर्ना द लोअर योर फाइन, you know, for insulting the lower varna, and the lower your varna, the higher your punishment for insulting upper varna. Upper varna, sorry, not varma. So injustice built into the legal structure itself. स्ट्रक्चर में ही injustice आपने build कर दिया है. तो वर्ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइन. ये आप फॉर्मूला याद कर सकते हो. अगर वर्ना बड़ा है तो फाइन कम होगा, अगर वर्ण कम है तो फाइन ज्यादा है. ठीक. चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं. ब्राह्मण एग्जेम्पशन फ्रॉम दैट पेनल्टी. आपने ये हमेशा हर एक रूल ही बना दिया था कि ब्राह्मण्स को कभी भी दैट पेनल्टी नहीं दी जाएगी, है ना. द किंग मस्ट नॉट एग्जीक्यूट अ ब्राह्मण. इट वॉज द वर्स इन द मनुस्मृति. Even for the most heinous crimes, a Brahman can at most be exiled, shamed, or branded, but not physically executed. और शूद्रा तो एग्जीक्यूटेड फॉर क्राइम्स, जिसके लिए ब्राह्मण को सिर्फ आप क्या दोगे, एग्जाइल. तो सिस्टमेटिकली कितना अनजस्ट हो गया ना ये. और तीसरी समस्या जो थी, फिजिकल जो टॉर्चर है आपका, इट वॉज प्रिस्क्राइब्ड ओनली फॉर लोअर वर्ना या लोअर कास्ट. लुक, शूद्रास के लिए आपने कुछ इस तरह की पेनल्टीज प्रिस्क्राइब करी थी कि अगर वो वर्बल ऑफेंस करता है अगेंस्ट दी अपर कास्ट तो आप उसकी जबान काट दो. अगर वो कोई फिजिकल ऑफेंस करता है किसी ब्राह्मण या अपर कास्ट के साथ तो उसके हाथ काट दो. और अगर वो किसी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस कमिट करता है तो यू मस्ट म्यूटिलेट हिज सेक्सुअल ऑर्गन्स. तो सॉरी, दीज आर दी यू नो types of punishment you have given to the prescribed for the lower caste peoples, you know. प्रोफेसर सुखदेव थोराट हैं एक. कौन है? प्रोफेसर सुखदेव थोराट. ही वॉज इन दलित स्कॉलर. ही वॉज इन दलित स्कॉलर एंड ये यूजीसी के चेयरमैन भी रहे साहब 2006 से 2012 तक. प्रोफेसर सुखदेव थोराट, दलित स्कॉलर, एक बहुत ही फेमस दलित स्कॉलर नहीं. और उन्होंने एक किताब लिखी थी, कास्ट एंड लॉ. कौन सी किताब लिखी है उन्होंने? in this particular book he argues कि यार मनु's legal system was not a system of law. It was a system of social control designed to maintain the Brahmanical supremacy. ये ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की किसने बात करी है? ये कोई लॉ थोड़ी है, ये ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी डोमिनेट या उसको मेंटेन करने के तरीके हैं. These were the social control systems which were designed to prevent the Brahmanical supremacy. अब बात करते हैं द डार्केस्ट चैप्टर की, द पोजीशन ऑफ वुमेन्स इन द मनुस्मृति. बड़ा अनकंफर्टेबल आपको लगेगा जब हम इसको पढ़ेंगे, एंड इट शुड इट शुड मेक यू अनकंफर्टेबल बिकॉज व्हाट मनु सेज अबाउट द वुमेन्स, it is deeply problematic. Even by the ancient standards, you compare to the contemporaneous Greek and the Roman or the Buddhist texts, na, you will feel uncomfortable listening and reading the Manusmriti. If I talk about the fundamental principle, there is a verse in Manusmriti which says कि father protects her in childhood, husband protect in youth, son protect in old age. A woman does not deserve independence. Ad verbatim. बचपन में फादर, जवानी में पति और बुढ़ापे में बच्चा. They will protect the woman.
And women don't deserve independence. Women are perpetually dependent. Independence is it's not something which they deserve. मतलब वो deserve ही नहीं करती है independence. They are undeservable. Authority has been passes over them from father to son to sorry from father to husband to son. No stage in life where a woman is autonomous. In every phase of his life of a life, she is dependent either on father, either on husband, or on the son. Now comes the more problematic verses. He says, essentially, even a worthless husband should be served as a god by his wife. A worthless husband should be worshipped, should be served as a god. Manu completely prohibited the widow remarriage. Completely prohibited. A widow must remain celibate, eat simple food, sleep on the ground, and observe the austerities. Essentially, she must disappear from the social life. What the verse says that even after husband's death, a widow should not take another husband. This much independence you haven't given. If your husband died, doesn't matter. You are tied to him. Leave alone. This is the reason in 19th century widow remarriage जब आप लाए, when Ram Manohar Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, when they fight for it, they reformed it. It was termed as a massive reform. They were fighting the Manu's prescriptions directly when they were, you know, fighting for the widow remarriage. Manu largely exclude their daughters from inheriting the property of their father. Daughters might get small gift at marriages, but property flow should be through a male line. एज अ गिफ्ट आप उसको शादी में थोड़ा बहुत कुछ दे दो, दैट इज ओके, बट अदरवाइज नो इनहेरिटेंस. Now, when we come to the women's education, he doesn't, explicitly prohibit women's education, but the entire framework of Vedic study was like, देखो उपनयन है, ब्रह्मचार्य आश्रम है, मेल ओनली तो है और क्या है उसमें. वुमेन्स एजुकेशन कौन सी थी? हाउस होल्ड एंड डिवोशनल. वैदिक नहीं थी, है ना. तो कुछ पॉजिटिव है ऐसा मनु में, फिर ये सब नेगेटिव ही है. Some scholars will say, देखो, मनु डस से कि यार हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी म्यूचुअली रिस्पेक्ट. कुछ वर्सेस ऐसी हैं जहां पे उसने कहा है कि दे मस्ट दे शुड बी म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल इन सम एरियाज. रेप और सेक्सुअल वायलेंस के लिए उसने बहुत हार्श पनिशमेंट्स दिए हैं, बट ब्राह्मण्स के लिए तो वो भी नहीं है सर. उसके अलावा ही सेज कि अ हाउस होल्ड वेयर वुमेन्स आर अनहैप्पी, द हाउस कैन नॉट प्रॉस्पर. And where women are honored, there the god rejoice. Yatra naryastu pujante ramante tatra devata. This is the one line which has been, used by the people. But we are students, we have to be balanced, है ना. हमें दोनों चीज देखनी है, हमें पॉजिटिव भी देखनी है, नेगेटिव भी देखनी है. Where he was good, you must appreciate. Where is bad, you will criticize. There is no problem in that.
Very famous. I don't remember the name of that particular lady. Just a second. Sorry. Where were we? There was a lady. I don't remember the name of that scholar. ही सेज कि हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपने उनको भगवान से जोड़ दिया है. महिलाओं को भगवान मत बनाओ, महिलाओं को महिला रहने दो, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. Weird, but it was a fantastic solution, I must find. फेमिनिस्ट स्कॉलर्स के अगर हम व्यूज देखें मनु को लेकर के, देखो जो प्रोटेक्शन का डिस्कोर्स है ना, उसको वो ऑपरेशन मानती है अपने आप में, कि यू आर ऑपरेसिंग द वुमेन्स. ये परपेचुअल माइनॉरिटी फील कराने का फ्रेमवर्क है महिलाओं को. और यत्र नार्यस्तु पूजनते जो आपने बोला ना, इट इज अबाउट कि वुमेन्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, बट नॉट एज द ऑटोनॉमस सब्जेक्ट. जो अभी मैं बात कर रहा था, उसको भी ये लोग इस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं जो फेमिनिस्ट है. There was another female woman scholar, Professor Uma Chakravarti. ये एक बड़ी फेमस हिस्टोरियन हुई और इन्होंने किताब लिखी, जेंडरिंग जस्टिस, सॉरी जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस. इस किताब में मैडम ये लिखती हैं कि मनुज कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमिनिटी is inseparable from his construction of caste. The Brahmin woman at the top and the Dalit woman at the bottom, both are controlled but by different mechanism and for different purposes. So caste and gender, they are not separate systems. They are one integrated system of control. सो अगर मैं एक सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस करूं अब मनु का, तो जेंडर और कास्ट जो है, दे आर इंटरलॉकिंग सिस्टम्स इन मनु. दे आर नॉट सेपरेट इश्यूज, दे मस्ट डील इन टेंडम. देखो कौटिल्य जब हम पढ़ेंगे तब तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक छोटा सा कंपैरिजन अगर मैं आपको बताऊं वुमेन्स के रिलेटेड, कि मनु क्या कह रहे हैं और कौटिल्य क्या कहते हैं. देखो मनु ने क्या बोला प्रॉपर्टी के बारे में, बहुत लिमिटेड रखा, मतलब खत्म से ही मान लो ना आप तो. इन्होंने थोड़े से प्रॉपर्टी राइट बढ़ा दिए. विडोइड की बात करोगे ना, विडोहुड की, सेलिबेसी रखनी है, कोई किसी तरह की अलाउड है ही नहीं. इन्होंने अलाउड कर दिया था रीमैरिज. डिवोर्स की अगर मैं बात करूं ना, मतलब ही नहीं है. कुछ सरकमस्टांसिस थे जहां पे अलाउड था, पॉसिबल था. हुँ? अगर इंडिपेंडेंस की दोनों की बात करें ना, इन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे डोंट डिजर्व टू बी डिपेंडेंट. इन्होंने इकोनॉमिक स्फेयर में तो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस दे दी थी वुमेन्स को, अदर स्फेयर में अभी भी नहीं दे पाए थे, बट इकोनॉमिक स्फेयर में अलाउड कर चुके थे. भाई प्रॉपर्टी राइट जैसे उन्होंने दिए, रीमैरिज भी अलाउड करी, तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ही दे रहे हो आप उसको. और एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, तो आप फॉर्मल सिस्टम का पार्ट नहीं है, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी है. फॉर्मल एजुकेशन तो आप अभी भी नहीं दे रहे हैं, बट प्रैक्टिकल एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए. तो अगर मैं ये कहूँ कि, अगर मैं ये कहता हूँ कि कौटिल्य इज मोर प्रोग्रेसिव देन द मनु ऑन वुमेन, देन इट इज राइट और रॉन्ग. विद दिस टेबल तो आई फील कि यस, कौटिल्य इज मोर प्रोग्रेसिव देन मनु. अब आते हैं मनु की थ्योरी ऑफ स्टेट एंड सोशल कंट्रोल पे. किस पे आएंगे? थ्योरी ऑफ स्टेट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट्स में. देखो बड़ी सोफिस्टिकेटेड है ये स्टेट ओरिजिन की थ्योरी इनकी, सरप्राइजिंगली, है ना.
मनु एक स्टोरी बताते हैं कि यार इन द बिगिनिंग देयर वाज नो किंग एंड देन मत्स्य न्याय प्रिवेल्ड. तो केओस हो गया, बिग फिश इज ईटिंग स्मॉल फिशेज, तो पीपल सफर करने लग गए. तो वो फिर ब्रह्मा जी के पास गए एंड दे आस्क फॉर अ प्रोटेक्टर कि एक प्रोटेक्टर भेजो हमारे लिए. तो ब्रह्मा जी ने फिर क्या करा, अपने डिवाइन पार्टिकल्स को मिलाया, है ना, और उन डिवाइन पार्टिकल्स को मिला करके उन्होंने किंग बना दिया. पीपल जो थे, लोग बाग, वो वॉलेंटरीली उसको एक्सेप्ट कर रहे थे किंग को. किस एवज में? इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन, कि ये हमें प्रोटेक्ट करेगा. तो किंग इन एक्सचेंज फॉर हिज डिवाइन अथॉरिटी मस्ट प्रोटेक्ट पीपल. अगर उसको डिवाइन अथॉरिटी चाहिए तो उसके एक्सचेंज में उसको क्या देना पड़ेगा? सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन टू दी पीपल्स. तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? भाई पीपल ने एक्सेप्ट किया किंग को, किंग की एक ऑब्लिगेशन आई कि आप प्रोटेक्ट करोगे साहब. अगर किंग फेल करता है तो कॉन्ट्रैक्ट सीम्स टू बी अंडरस्टूड एज ब्रोकन. आप ये मान लो कि भाई अब ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक हो चुका है, टूट चुका है. और वही हमने इसको पिछले अभी थोड़े टाइम पहले ये भी देखा था कि यूरोप के अंदर ऐसा नहीं होता था. यूरोप के अंदर आपने एक बार डिवाइन अथॉरिटी दे दी, फिर उसके बाद आपके पास कोई चांस वो नहीं है. बट यहाँ पे बोला गया था कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है जो डिवाइन अथॉरिटी की, या जो रिकॉग्निशन है फॉर द डिवाइन अथॉरिटी, वो तब तक है जब तक कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हो. द डे यू फेल्ड टू अपहोल्ड योर धर्म, राज धर्म, देन यू सीज टू ऑपरेट एज द डिवाइन अथॉरिटी. अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एलिमेंट्स भी थे. सबसे पहला एलिमेंट तो इसमें यह था कि कंसेंट जो है गवर्न का, वो इम्प्लिसिट था. पीपल्स हैव वॉलेंटरीली एक्सेप्टेड हिम द किंग. थोपा नहीं गया था उनके ऊपर कोई. दे themselves accept him as their king. Then there is a conditional authority. उसकी अथॉरिटी पे आपने कंडीशन लगा रखी है. कंडीशन क्या है? प्रोटेक्शन मिलती रहेगी तो तू डिविनिटी में रहेगा. जिस दिन प्रोटेक्शन गई उस दिन रवन्ना. एंड थर्ड इज रेसिप्रोसिटी. किंग विल प्रोटेक्ट, इन एक्सचेंज पीपल क्या देंगे? टैक्स. एंड दे विल ओबे हिज ऑर्डर्स. नाउ do you think this won't this don't resemble the Locke's perspective on social contract than the Hobbes? Locke क्या कहता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी इज कंडीशनल on protecting human rights, in protecting the rights. So if government fails, people can resist. But Hobbes नहीं, एब्सोल्यूट आपको वहां पर उसको वो देनी रहेगी. एब्सोल्यूट सॉवरेन, है ना. मनु का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, आपने बोल तो दिया पर कोई आपने फॉर्मल मैकेनिज्म ही नहीं दिया उसके अंदर कि आप रिमूव कैसे करोगे किंग को. कोई इलेक्शन नहीं है, कोई रिकॉल नहीं है. बस आपने क्या बोला कि अमोरल और डिवाइल ऑब्लिगेशन है कि दैट इफ वायलेटेड मेक्स द किंग अधर्मिक, बट देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल रिकोर्स फॉर द पीपल. अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मनुज लेगेसी एंड हिज मॉडर्न रिलेवेंस. देखो, अगर मैं पॉजिटिव लेगेसी की बात करूं, भाई देखो, ऐसा तो है ही नहीं कि बिल्कुल ही गलत है, कुछ ना कुछ तो इसमें पॉजिटिव होगा. तो सबसे पहला तो इन्होंने जो पॉजिटिव लेगेसी इनकी है वो है सिस्टमेटिक जूरिस्प्रूडेंस. देखो, मनुस्मृति जो थी वो इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव लीगल ट्रीटाइज था. मनु से पहले लॉ वाज स्कैटर्ड अक्रॉस मेनी टेक्स्ट. सो मनु सिस्टमाइज्ड इट. एंड लीगल कोडिफिकेशन तो अपने आप में एक पॉजिटिव अचीवमेंट ही होती है.
ठीक है। दूसरा था थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन। मनु ने कौन सी थ्योरी दी है? थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन। 1/6 आप जो है टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, एंड दैट टू एक्सेम्पशन है आपके अंदर, कि ब्राह्मण से आप नहीं लोगे, पुअर पीपल से आप नहीं लोगे, कैलेमिटीज, अगर कैलेमिटी आ जाती है तो उस समय पे आप उसको या तो रिड्यूस कर दोगे या फिर आप उसको वेव ऑफ कर दोगे। तो कितनी सोफिस्टिकेटेड फिस्कल पॉलिसी आपने यार उस समय पे दी है। और फिर आपने ये भी कहा कि टैक्स शुड बी प्रोपोर्शनेट। आपने ये नहीं कहा कि मैं अपने प्रोड्यूस का हमें 2/3 दे दो या आधा हिस्सा दे दो, नहीं, यू जस्ट आस्क फॉर 1/6 एंड 1/8, मतलब 12 से 16% टैक्स आप ले रहे थे खाली। आज भी 30% तक टैक्सेशन है इंडिया में। और अगर आप इस चीज को जीएसटी वगैरह सारे जोड़ दोगे तो योर 40-45% इनकम जो है वो टैक्स में जाती है आपकी आज भी। राजधर्म की जो ऑब्लिगेशन दी, क्या वो पॉजिटिव नहीं है? भाई आपने किंग्स की ड्यूटीज बताई कि किंग क्या काम करेगा, प्रोटेक्शन देगा, जस्टिस करेगा, वेलफेयर करेगा, कंसल्टेशन करेगा। तो क्या ये जेन्युइन वेलफेयर स्टेट की ऑब्लिगेशन नहीं है एक? नेचुरल लॉ फाउंडेशन, ये कौन रख रहा है? मनु रख रहा है। कैसे? देखो, देखो, आपने जब लॉ को रूट किया धर्म में, इन द कॉस्मिक ऑर्डर, तो मनु क्या प्रिवेंट कर रहा है? मनु प्रिवेंट्स द प्योर पॉजिटिविज्म ऑफ लॉ। और प्योर पॉजिटिविज्म ऑफ लॉ क्या है? कि वट एवर द किंग सेज इज राइट, द बॉस इज ऑलवेज राइट, बट व्हाट डज मनु सेज? नहीं, द किंग इज ऑल्सो बाउंड बाय एन आयरन लॉ। सो व्हाट इट लिमिट्स? इट लिमिट्स द आर्बिट्री पावर्स ऑफ द किंग। यू कंट्रोल द किंग, आपने अनकंट्रोल्ड पावर नहीं दी है जैसे आपके यूरोप में होता था। और एक हमने जब पढ़ा था कि एविडेंस की रिक्वायरमेंट, जब हम जस्टिस सिस्टम पढ़ रहे थे और हम देख रहे थे कि मनु के जस्टिस सिस्टम में, तो उसमें यह भी कहा गया था ना कि भाई एविडेंसेस भी जब डे टू डे एक्टिविटीज में वो जब डेली अपनी कोर्ट लगाएगा राजा, तो उस समय पर एविडेंस तक आपके था कि एविडेंस आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो उसी लिए एक प्रोफेसर रॉबर्ट लिंगार्ड है, देयर वाज अ स्कॉलर रॉबर्ट लिंगार्ड, इनकी किताब थी द क्लासिकल लॉ ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि जो मनुस्मृति है ना, फॉर ऑल ऑफ इट्स सोशल कंजर्वेटिविज्म, it represents an remarkable achievement in the legal systemization and that influenced the India's jurisprudence for 2000 years। कितनी बड़ी बात लिखी उन्होंने। सोशल कंजर्वेटिज्म को आप हटा दो, उसके अलावा ये अपने आप में कितना रिमार्केबल अचीवमेंट था लीगल सिस्टमाइजेशन के अंदर, कि इसने पूरे इंडिया के जुरिस्प्रूडेंस को 2000 सालों तक इन्फ्लुएंस करके रखा है सब अपने उससे। पर कुछ नेगेटिव भी है आपके लेगेसी, कास्ट हायरार्की और डिस्क्रिमिनेशन। भाई आपने इसको हेरिडेटरी बना दिया। कास्ट हायरार्की, देखो, क्या आपने जो वर्ना सिस्टम था उसको आपने बर्थ बेस नहीं किया, तो आपने उसको हेरिडिटी बना दिया, फिक्स बना दिया, उसको आपने अनचैलेंजेबल बना दिया, डिफरेंट लीगल स्टैंडर्ड सेट कर दिया आपने बर्थ के बेसिस पे। ब्राह्मण सुपीरियरिटी को आपने लॉ के थ्रू एनफोर्स किया है। और शूद्र का जो डिग्रेडेशन है उसको आप एनकोड करके गए हो टेक्स्ट के अंदर यार, कि इस तरीके से आप इनको डिग्रेड करोगे। उसके बाद अनटचेबिलिटी की फाउंडेशन आपने डाली।
भाई जब आपने जो मिक्स्ड बर्थ थे नॉर्मल सोसाइटी से, उनका आपने एक्सक्लूड किया, चांडाल्स की आप उनको उसमें लेकर गए, आपने पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया, और आपने कुछ ग्रुप्स को सेग्रीगेट कर दिया। फिर पेट्रियार्की आपकी सबसे बड़ी समस्या है। वुमेन को आपने परपेचुअली डिपेंडेंट बना दिया है, कोई इनहेरिटेंस राइट आप नहीं दे रहे हो, रीमैरिज अलाउड नहीं कर रहे हो, आपने हस्बैंड गॉड थियोलॉजी दे दी कि डजेंट मैटर हाउ एवर बैड योर हस्बैंड इज, यू मस्ट वर्शिप योर गॉड। तो अंबेडकर ने इसमें काफ़ी एनाइलेशन ऑफ कास्ट में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है इसका क्रिटिक लिखा है। एंड व्हाट डज ही सेज कि यार जो हिंदू सोशल सोशल ऑर्डर है, इट इज बेस्ड ऑन इन 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 इनइक्वालिटी। द मनुस्मृति इज इट्स चार्टर, caste is a weapon and untouchability is its most extreme expression। मतलब देखो, जो हिंदू सोशल ऑर्डर है वो अपने आप में इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। जैसे मनुस्मृति उसका चार्टर है, तो कास्ट उसका वेपन है, और अनटचेबिलिटी उसका सबसे गंदा एक्सप्रेशन है। हूवर शुद्रास के अंदर उन्होंने लिखा कि लिखा क्या, ही ट्रेस द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द शूद्र वर्ण। वो ट्रेस करके लाए हिस्टोरिकल ओरिजिन शूद्र वर्ण का, कि ये शूद्र कहाँ से आए थे। एंड ही वाज आर्ग्यूइंग कि यार ये ओरिजिनली एक क्षत्रिय क्लैन थी, जिसको ऋग्वेद में आपने सुदा बोला था, सुदास। और इसको फिर आपके ब्राह्मण्स ने डिग्रेड करना चालू करा, क्योंकि दे रिफ्यूज द ब्राह्मण्स एज देयर प्रिविलेज। वो मतलब ब्राह्मण्स के प्रिविलेज को स्वीकार करने से मना कर चुके थे। सो दैट इज वाई सिस्टमेटिकली ब्राह्मण्स ने फिर उनको आउट कर दिया। पेरियार भी इसके क्रिटिक है काफी बड़े। पेरियार कहता है कि पेरियार ने भी तमिलनाडु में जो है मनुस्मृति जलाई थी, एंड ही कॉल्स इट एन ब्राह्मण कॉन्स्पिरेसी डॉक्यूमेंट which was designed to permanently subordinate the non-Brahmin caste। ब्राह्मण कॉन्स्पिरेसी डॉक्यूमेंट किसने बोला? पेरियार ने बोला। फिर गांधी ने भी एक कॉम्प्लिकेटेड सी पोजीशन ली। देखो, गांधी जो है वो मनुस्मृति के डिफेंडर नहीं थे। उन्होंने अनटचेबिलिटी को बोला कि इट वाज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन द हिंदुइज्म, और उन्होंने इसके अगेंस्ट कैंपेन भी किया। पर उन्होंने वरना जो सिस्टम था विच इज बेस्ड ऑन द कर्म और एक्शन, उसको वो रिटेन करके चलते हैं, और जो हेरिडिटरी इंटरप्रिटेशन है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और यही था गांधी और अंबेडकर का स्प्लिट, कि गांधी वांटेड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म फ्रॉम विद इन, भाई कीप वरना एज दी फंक्शनल, पर्ज अनटचेबिलिटी, बर्थ बेस्ड हायरार्की को आप पर्ज करो। पर अंबेडकर कहता था कि यार इम्पॉसिबल है, वरना जो है वो खुद कास्ट सिस्टम है, सो यू कांट हैव वन विदाउट द अदर, यू कांट हैव दी वन विदाउट द अदर। अब अगर कुछ मैं आपको करंट रिलेवेंस से समझाऊं, देखो हमारे पास एक डेटा आया, दलित एट्रोसिटीज की अगर मैं बात करूं आपसे, देखो मार्च 2025 तक का एनसीआरबी का डेटा है। उसने जब अपना डेटा रिलीज करा एनसीआरबी ने, तो उसने ये दिखाया कि जो वायलेंस अगेंस्ट दलित्स हैं वो इट रिमेन्ड परसिस्टेंटली हाई इन इंडिया। सो स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड कि यार दिस वायलेंस इज नॉट रैंडम, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सोशल ऑर्डर दैट मनु एनकोडेड एंड दैट हैजंट बीन फुली डिसमेंटल्ड। मैनुअल स्कैवेंजिंग की अगर मैं बात करूं, तो क्लीनिंग द ह्यूमन वेस्ट बाय हैंड, अब ये ओवरवेलमिंगली इट वाज डन बाय whom? बाय द पीपल फ्रॉम द स्पेसिफिक दलित सब कास्ट, जैसे वाल्मीकि कम्युनिटी के जो है लोग। सो इट वाज असाइंड टू देम बाय द कास्ट हायरार्की, एंड इट वाज assigned them centuries back। So despite being illegal since 1993, when in 1993 एक आप लेकर के आए थे एक्ट, ये आपके लिए काम का है। कभी भी आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में आ सकता है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर
ये आपने इसको इलीगल किया 1993 में थ्रू दिस एक्ट, बट स्टिल 2024-25 का जो हमारा डेटा है वो ये कहता है कि देयर वर सेवरल डेथ्स रिपोर्टेड ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंटरिंग sewers विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट. So this is Manu's Varna system in 2025. The functional division become a death sentence. तीसरा है साहब इनका जो आपके मॉडर्न रिलेवेंस अगर हम देखें तो जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, देखो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है विच इज डॉक्टर अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम. क्या है? डॉक्टर अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम. ये एक फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करती है इंटरकास्ट मैरिज के लिए. अब क्या आपको नहीं लगता कि ये डायरेक्टली कॉम्बेट कर रही है मनु के उस प्रोहिबिशन को, इंटरवर्ना मैरिज वाले को? अब आ जाओ यूनिफॉर्म सिविल कोड पे. देखो 2024 में उत्तराखंड वाज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो नेशनल डिबेट चली. तो मनु का जो पर्सनल लॉ के प्रोविजंस हैं कि ऑन वुमेन्स इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स, दे आर एग्जैक्टली व्हाट यूसीसी इज डिबेटेड. भाई मनुस्मृति वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल अगर इगैलिटेरियनिज्म की आप बात करें तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज द अंडरलाइंग टेंशन इन द यूसीसी डिबेट्स? और फिर एक समस्या आती है मनुवाद एज अ पॉलिटिकल टर्म. अब जो कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स चल रही है उसमें मनुवादी मतलब द फॉलोअर्स ऑफ मनुज आइडियोलॉजी, इसको आप यूज कर रहे हो एज अ पॉलिटिकल एपिथेट, where Dalit political parties, left parties and others, they use it to label upper caste dominated politics. मनुवादी वर्सेस अम्बेडकराइट. ये लाइव पॉलिटिकल बाइनरी चल रही है इंडिया के अंदर 2025 में. देखो मैं इन दोनों चीज को ही गलत मानता हूं. एंड द रीजन बीइंग, we all say कि constitution was made by Dr. B.R. Ambedkar. It was written by Dr. B.R. Ambedkar as he was the chairman of the drafting committee. अभी अभी गवर्नमेंट 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर के आई है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 आप अब तक कितने बदलाव लाने की कोशिश कर चुके हो? 131. 1950 में आप कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे, आज आप 2026 में बैठे हो. जस्ट अ सेकंड गाइस, सॉरी फॉर द डिले. हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि 1950 से लेकर के 2026 इस इतने से 76 साल के टाइम पीरियड में आप 131 बार तो ऑफिशियली आर्टिकल 370 के 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर चुके हो. इसके अलावा और ना जाने आपने अब तक कितने बाय ऑर्डर्स बाय और चीज़ों से आपने उसको अमेंड किया है, कितने आप अदर प्रोविजंस एक्ट्स ले करके आए हो, है ना, चीज़ों में आपने ऐड किया है. सुप्रीम कोर्ट के आपके ना जाने कितने जजमेंट्स हैं. तो जहां आप ये देखते हो कि यार, तो क्या इसको आप कह दोगे कि तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्परफेक्ट? आप क्या कहते हो? ये अमेंडमेंट हम क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अमेंडमेंट? कि समय के हिसाब से हमें लगा कि यार अब ये चीजें हमें बदलने की जरूरत है, तो वी हैव रिफॉर्म्ड इट. सो सिमिलरली मनु वट एवर ही सेज in western political thought, the first thing that has been taught to us when I was in the bachelor's first year, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब मैं पढ़ने गया तो आर प्रोफेसर यूज टू टेल अस कि जो पहली चीज़ हमारे प्रोफेसर ने बोली हमें, वो ये बोला कि देखो प्लेटो जब आप पढ़ोगे ना तो यू मस्ट लिव इन द टाइम फ्रेम. जो भी बात आप समझोगे आप उसको ये समझना कि प्लेटो उस जमाने में है और उसके हिसाब से आप प्लेटो को जज करो. सो वाई डोंट यू गिव दिस पर्टिकुलर लॉजिक व्हेन यू रीड द इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स? वाई डोंट यू से कि व्हेन यू रीड द मनु, रीड इट विद द टाइम फ्रेम? उस समय पे क्या परिस्थिति थी, क्या सिस्टम था, वी डोंट नो. एंड दिस इज द हिपोक्रेसी दीज ये क्या बोलते हैं, मिक्योले एजुकेटर्स आर गिविंग अस. व्हेन यू आर सेइंग मी
कि प्लेटो को आप उसके समय के हिसाब से देखो तो व्हाई यू कांट सी मनु उसके समय के हिसाब से. Whatever is correct in Plato, we are accepting it today. Whatever is good in Aristotle, we are accepting it. Then why you can't accept what is right in Manu and reject with the utmost, superiority of the voice? What is wrong in the Manusmriti? No one is, perfect. So these type of debates, these are not the actual political discourse here. So we must, keep all these things in mind. मनु और अर्थशास्त्र का अगर हम कंपैरिजन करें, क्या इन दोनों लोगों के बीच में डिफरेंस नहीं है? क्या मनु से ज्यादा प्रोग्रेसिव अर्थशास्त्र नहीं हुआ? क्या कौटिल्य इनसे ज्यादा अर्थशास्त्र नहीं हुए? अब देखो, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं तो अगर सबसे पहले तो ये देखो कि साहब इनका प्राइमरी कंसर्न था क्या. तो मनुस्मृति तो बात करती है धर्म की, ये बात करता है अर्थ की, नाम में ही अर्थ है ना भाई. ये बात करता है सोशल मॉरल ऑर्डर की, ये बात करता है पॉलिटिकल पावर, प्रोस्पेरिटी, इन सब की. अगर अप्रोच की मैं बात करूं दोनों की, तो मनु आइडियलिस्टिक नहीं है या मॉरलिस्टिक है. पर अर्थशास्त्र में कौटिल्य क्या है? ही वॉज एन रियलिस्ट एंड प्रेगमेटिक. अगर वर्ण की बात करें, वर्ण सिस्टम की, तो यहां पे बड़ा रिजिड है, हेरिडिटरी भी है और सेक्रेड है. ये एक्सेप्ट कर रहा है इस ट्रेडिशनल वर्ण को, है ना. बट प्रैक्टिकल जब आप बात करोगे तो ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हुआ है. मतलब एक टाइम आपने चेंजेस देखे या नहीं देखे? देख लो ना. वुमेन्स की अगर बात करें तो यहां तो मतलब बड़ी स्थिति खराब है. कोई डिपेंडेंस, कोई आपको आपने जो है वो नहीं दी है इंडिपेंडेंस. इनको आपने इनको सीवियरली सबऑर्डिनेट बना दिया है अपना. यहां पे थोड़े से राइट्स दे दिए हैं आपने, जैसे प्रॉपर्टी, डिवोर्स, रीमैरिज, इन सब चीजों में. अगर मैं किंग की अथॉरिटी की बात करूं तो आपने क्या बोला? ये डिवाइन ओरिजिन है और धर्म से आपने इसको बाउंड करके रखा है, ठीक है. लेकिन इसमें इसने अथॉरिटी जो दी है वो बड़ी रैशनल जो है वो दी है, रैशनल प्रेगमेटिक बात करी है कौटिल्य ने. और जो अथॉरिटी है और जो राजा का जो बाउंडेशन है वो थोड़ा सा वेलफेयर जो है ओरिएंटेड है. ये धर्म ओरिएंटेड है, धर्म बाउंड है, ये वेलफेयर ओरिएंटेड राजा है, ठीक है. अगर पनिशमेंट की बात करूं तो वर्ण के हिसाब से था. थोड़ा सा आपने इसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश करी है, थोड़ा सा आपने ठीक करने की कोशिश करी है. अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहां पे सेकेंडरी कंसर्न है, यहां पे प्राइमरी कंसर्न है, या यूं कहूं सेंट्रल कंसर्न ही है, ये कोर कंसर्न यही है. अगर रिलीजन और पॉलिटिक्स की बात करें तो बहुत क्लोजली दोनों इंटीग्रेटेड है ना. पर यहां पे तो आपने बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया है. आपने किसकी बात करी है? सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी है यहां पर. अगर मैं स्टाइल की बात करूं दोनों की, तो ये प्रिस्क्रिप्टिव है मनुस्मृति में
और यहाँ पे आप एडवाइजरी हो, आप एडवाइज कर रहे हो। यहाँ पे आपने एक टेक्निकल मैनुअल दिया है कि हाउ टू ऑपरेट दिस पर्टिकुलर सिस्टम, और यहाँ पे आप बड़े रिलीजियस हो। Manu writes for an ideal dharmic social order, while Kautilya writes for an effective political state. So Manu idealist है, कौटिल्य जो है रियलिस्ट है। अभी कौटिल्य तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बड़ा डिटेल में करेंगे, इसीलिए मैं वो डिटेल में नहीं गया इन सब चीजों में। अब आज के अगर मैं लेक्चर की बात करूं, हमने 7 जो है स्कॉलर्स कोट करे हैं। पैट्रिक ऑलिवल, मनूज कोड ऑफ लॉ, उसके बाद रॉबर्ट लिंगार्ड की हमने बात करी, द क्लासिकल लॉ ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने धर्मशास्त्र का हिस्टोरिकल एनालिसिस किया। यूएन घोषाल जो थी, हिस्ट्री ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल आइडियाज, उसमें उन्होंने किस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल जो क्लासिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसका ओवरव्यू दिया है। फिर बी आर अम्बेडकर ने एनाइलेशन ऑफ कास्ट, हुवर शूद्रास, रिडल्स इन हिंदुइज्म के अंदर किस तरीके से क्रिटिक दिया है। उमा चक्रवर्ती ने जेंडरिंग कास्ट में फेमिनिस्ट एनालिसिस किया है मनु का। रोमिला थापर ने अर्ली इंडिया में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की बात करी है। और सुखदेव थोराट ने ही वर्क्स ऑन दी वेरियस कास्ट एंड लॉ के बारे में बात करी उन्होंने। तो अगर एक हम रैपिड रिकैप करें इसका, तो देखो मनु की आइडेंटिटी की बात करोगे तो 200 सेंचुरी से लेकर के 200 बीसी से 200 सेंचुरी के सीई के बीच में ही आया, 400 साल का टाइम पीरियड, ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं। धर्मशास्त्र है ये, कोई श्रुति या स्मृति नहीं है। और इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू मनु, मनु स्मृति की बात कर रहे हैं, बट कंपोजिट ऑथरशिप है, मतलब एक ऑथर नहीं, कई सारे ऑथर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं। वर्ण सिस्टम की बात करो तो 4 वर्ण याद रखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हायरार्की है, हेरिडिटरी है ना। द्विजा का कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, ट्वाइस बॉर्न होते हैं, अपर 3 वर्णास, अपनयन संस्कार उन्हीं का होता है। शूद्रास को जो है वेदास से फॉर्मल आश्रम सिस्टम से आपने एक्सक्लूड करके रखा है। वर्णा बाय बर्थ जो है वो मनु के अंदर है, मनुस्मृति में दिया है अपने, क्वालिफिकेशन को हटा दिया है अपने। राजधर्म की बात करो तो 8 लोकपाल के डिवाइन पार्टिकल से मिलकर आपका जो है राजा बना है। डिवाइन थ्योरी है, बट कंडीशनल आपने दी है ड्यूटी के ऊपर कि आपने एक सोशल कंटेंट का एलिमेंट डाला है, क्या कि पीपल हैज एक्सेप्टेड हिम एज देयर किंग फॉर द प्रोटेक्शन, बट it was king's to duty to do their raksha, the protection, and give justice and do the yogashan, that is the welfare, or if he fails to perform his duty, then गई उसकी जो डिवाइन आपकी अथॉरिटी थी वो। जस्ट टैक्सेशन की बात करी, 1/6 या 1/8 ऑफ द प्रोड्यूस आप लोगे। बी कलेक्टिंग हनी वाला मेटाफोर आप याद रखोगे, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा किसने बोला है, एज अ कोट। अगर मैं दंड की बात करूं, दंड, तो दंड अलोन इज रूलर, ही होल्ड्स पीपल टुगेदर। विदाउट दंड होगा तो मत्स्य न्याय की सिचुएशन आ जाएगी, अगर दंड रहेगा तो ऑर्डर रहेगा सोसाइटी में, धर्म प्रोटेक्ट रहेगा आपका। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि दंड जो था बड़ा वर्ण डिफरेंशिएटेड था। सेम क्राइम है बट बर्थ के हिसाब से अलग अलग पनिशमेंट्स हैं। वुमेन की बात करें तो ना स्त्री स्वतंत्र अर्हति, मतलब वुमेन डज नॉट डिजर्व द इंडिपेंडेंस। परपेचुअल डिपेंडेंस आपने दे दी, फादर से हस्बैंड, हस्बैंड से सन। कोई इनहेरिटेंस राइट नहीं है। रीमैरिज जो है विडो के लिए, उसका राइट आप नहीं दे रहे हो। फिर आपने एक और चीज बोली इतना सब गलत बोलने के बाद कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, पर फिर भी ये पेट्रियार्कल फ्रेमवर्क को ओवरराइड नहीं कर पा रहा है सर। मनु की लेगेसी हमने देखी कि जैसे कॉलोनियल पीरियड में हमने देखा कि ब्रिटिश ने कैसे मनुस्मृति को जो है लीगल अथॉरिटी दी हिंदू एंग्लो लॉ ला करके। 1927 में आपके जो है अम्बेडकर ने जो है इसको जला दिया था महाड़ में। फिर रिफॉर्म मूवमेंट्स हमने देखे कि राम मोहन रॉय और विद्यासागर कैसे आपके इसके लिए डायरेक्टली फाइट कर रहे थे। 2025 में हमने देखा कि मनुवादी को एक पॉलिटिकल टर्म की तरह आप डिबेट करते हो। यूसीसी की डिबेट हमने देखी, कास्ट सेंसस के बारे में देखा, हाउ दे ऑल आर कनेक्टेड टू द मनूज लेगेसी। अब अगर हम इसको और चीजों में देखें, अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको देखें, तो क्या आर्टिकल 17 जो था
ये क्या मनु के जो वर्ना हायरार्की है उसके बाद डायरेक्ट अटैक नहीं था? ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं है। आर्टिकल 15 जब आप देखोगे, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ठीक है। आर्टिकल 15 की बात करें तो इसमें आप क्या कहते हो? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट एंड सेक्स। तो क्या ये मनु का जो पर्सनल लॉज वाला जो था सिस्टम, उसको डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर रहे आप? जो ये आपके उसके डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो मनु लेकर के आया था, क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो आपने रिजर्वेशन दिया है, इट वाज नॉट कंपनसेटरी फॉर द मनु एरा डिस्क्रिमिनेशन? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो तो जो आप मनु के जो पर्सनल लॉज हैं उनको आप नहीं डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हो? एक चीज और हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द अम्बेडकर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मनु। फिर गांधी और जो अम्बेडकर वाली जो हमने डिबेट देखी थी, उसको हम गांधी वाले लेक्चर में बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो गांधी की पोजीशन थी वर्ना रिफॉर्म पे, और उसके बाद जो एनालिसिस में आपके अम्बेडकर कह रहे थे। देखो प्लेटो का जो रिपब्लिक था उसमें आपने आइडियल किंग की बात करी, फिलोसफर किंग की बात करी, आपने क्लास हायरार्की की बात करी, तो क्या आप जो मनु का ब्राह्मण क्षत्रिय ड्यूअल अथॉरिटी है उससे कंपेयर नहीं कर सकते इसको, प्लेटो को? तो फिर प्लेटो को भी करो ना क्रिटिसाइज भाई। हॉब्स का लेवियाथन क्या था? स्टेट ऑफ नेचर। और मनु का क्या था? मत्स्य न्याय। तो क्या दोनों पैरेलल नहीं एक दूसरे के? नेचुरल लॉ ट्रेडिशन की बात करी उसने, रित धर्म इंडिया के नेचुरल लॉज हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल टेक्स्ट। 2200 साल पुराना मनुस्मृति जो आज भी जिंदा है, कोर्ट डिबेट्स में, पॉलिटिकल स्पीचेस में, दलित मूवमेंट्स में, वुमेन राइट्स के डिस्कशन में और यूसीसी की कंट्रोवर्सीज में। तो मनु जो है वो अनकंफर्टेबल है बिकॉज ग्रेट इनजस्टिस इज अनकंफर्टेबल। A system this elaborate, this systematic, and that lasted this long, now it requires serious analysis and not a dismissal. Remember this, difference. So what Dr. B.R. Ambedkar said, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. अब मनु के टेक्स्ट से जज करो आप इसको। मनुज आइडियल सोसाइटी क्या वुमेन को नॉट डिजर्विंग ऑफ इंडिपेंडेंस बोलती है? पर व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज? इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स एंड वोटिंग राइट्स फॉर ऑल। तो 2200 साल का सफर है साहब, अभी भी इनकम्प्लीट है ये। इसको हम एंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे कौटिल्य पे, चाणक्य आदि अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे, इंडियाज ग्रेटेस्ट रियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर, है ना। हम बड़ा डिटेल में देखेंगे जो नेहरू जी ने कहा था इंडियन मैकियावेली। सो इज दिस कंपैरिजन फेयर? वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट चैप्टर। एक क्वेश्चन मैं आपको देके जाता हूं, इसके बारे में आप सोचेंगे। If Manu and Kautilya were in a debate about governance, what would each say, and who would win? तो इस पे आप सोचेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। So now we will end this particular lecture, but before that, on an ending note, I would like to say
देयर इज अ फेमस कोट कि जिनके पास ताकत है उन्हें धर्म की जरूरत है, जिनके पास धर्म नहीं है उन्हें सिर्फ ताकत चाहिए। कौटिल्य ने दोनों को साथ रखने की कोशिश की। सो बाय पैराफ्रेजिंग दिस अर्थशास्त्र fundamental tension, I will conclude this lecture on Manu Smriti, and I hope you all will enjoy this particular lecture. I hope you all like the way of my particular explanation of the things. कंटेंट क्वालिटी तो मुझे भरोसा है कि काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। सो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पॉलिटी प्रवाह। एंड आई होप कि जो टैगलाइन हमने रखी है पॉलिटी प्रवाह, कंसेप्ट्स का प्रवाह, तो आई होप अब तक आपके साथ जो कंसेप्ट है उनका प्रवाह हो रहा होगा। कोई आपको बहुत इन चीज़ों में दिक्कत नहीं आ रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होगी। और फिर भी अगर आपको कुछ भी अगर सजेशंस हैं तो यू विल फील फ्री, यू ऑल आर फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहो और लेक्चर सुनो, नोट्स पढ़ो। टेलीग्राम चैनल फॉलो करो पॉलिटी प्रवाह का, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करो हमारा, ताकि और अच्छे अच्छे अमेजिंग कंटेंट आपको देखने को मिले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अब हम मिलते हैं कौटिल्य के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पॉलिटी प्रवाह। थैंक यू वेरी मच।